ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में चिपसेट्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। हाल ही में लॉन्च हुए गूगल पिक्सल 6 प्रो और 6 में उन्होंने अपनी नई चिपसेट के लाइनअप को अनवील किया है, जिसका नाम है टेंसर चिपसेट्स। और यही काम बहुत साल पहले से सैमसंग करते आ रहा है अपने एक्सिनोस के साथ, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए निकाला था ताकि वो कॉलकॉम के साथ कम्पीट कर पाए। अब ये जो 3 चिपसेट्स है, एक्सिनोस, टेंसर और बायोनिक, ये तीनों कंपनी अपने आप के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन एक कंपनी जो सारे चिपसेट्स को पीछे छोड़ देती है वो है कॉलकॉम। कॉलकॉम की स्नैपड्रैगन सीरीज सिर्फ वही एक चिपसेट सीरीज है जो सारे बाकी चिपसेट्स को आराम से पीछे छोड़ सकती है, और यहाँ तक कि बायोनिक को भी आराम से टक्कर दे सकती है। अब इन चिपसेट्स की वर्किंग भले ही सबकी सेम हो, लेकिन इनमें बनावट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20,000 के 2 फोन्स लें जिसमें अलग अलग टाइप की चिपसेट है, फॉर एग्जाम्पल एक में मीडियाटेक का चिपसेट है और एक में स्नैपड्रैगन का चिपसेट है, तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा उनके परफॉर्मेंस में, कैमरा में और बैटरी डिपार्टमेंट में। अब एक पीसी के सीपीयू और एक स्मार्टफोन के एसओसी में फ़र्क क्या है, इस तरीके से समझते हैं। ये पीसी में ये जो कूलर है, इसके पीछे मेरा है सीपीयू, ये जो है ये मेरी रैम स्टिक, ये है मेरा ग्राफिक्स कार्ड और ये है मेरा M.2 SSD। अब ये पूरा लगा हुआ है एक मदरबोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर ये सारे कंपोनेंट्स हैं। लेकिन हमारा जो मोबाइल का जो एसओसी होता है, जैसे यहाँ पे चिपसेट अलग है, उसके एसओसी पे ही सब कुछ होता है, एसओसी होता है मदरबोर्ड के ऊपर। अब हमारे एसओसी के अंदर ये जो मेजर कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया है, इनके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डीएसपी हो गया, मॉडेम हो गया। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। अब जब हमने एसओसी के ऊपर के पार्ट की बात कर ली है, तो अब उसके अंदर के मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे उसका सबसे मेन पार्ट होता है कोर्स। अब इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त और 2 ऐसे ही रैंडम लोग एक कंपनी में काम करते हैं। आप और आपका फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशंस पे हैं। आप हो गए सीईओ, आपका फ्रेंड हो गया सीईओ, और जो बाकी जो 2 लोग हैं वो उस कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं। अब जो भारी ज़्यादा बड़े काम हैं, जो डिसीजन मेकिंग हो गया, मीटिंग्स करना हो गया, वो काम आपके ऊपर है, लेकिन ये छोटे टाइम वाले काम है, आपको कम देर के लिए करना है। वहीं जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको मीनियल जॉब्स करना है, जैसे पेपर वर्क हो गया, लेकिन उनको ज़्यादा देर के लिए करना है। तो इसी तरह कोर्स भी एक स्मार्टफोन के सीपीयू में या पीसी की सीपीयू में काम करते हैं। जैसे आपके जो जॉब्स हैं, जैसे आप ज़्यादा पावरफुल हैं, आपकी पोजीशन ज़्यादा है, वैसे ही गोल्ड कोर्स जो है वो हाई परफॉर्मेंस कोर होते हैं, उनको ज़्यादा बड़ा काम करना होता है लेकिन कुछ देर के लिए। वहीं जो बाकी 2 जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो रिजेंबल करते हैं एफिशिएंसी कोर्स को, जो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, जो मीनियल जॉब्स करते हैं लेकिन ज़्यादा देर के लिए। जैसे अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, ऐसे कोई भी आप बड़ा काम कर रहे हो, तो आपको कम देर के लिए करना है। फॉर एग्जांपल, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम दिन भर में कितने घंटे चलाते हो? तो वही बात यहाँ पे है। जब आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो तो वो हो जाता है शिफ्ट एफिशिएंसी कोर के ऊपर, और जब आप पबजी वगैरह खेलते हो तो वो हो जाता है गोल्ड कोर्स के ऊपर। अब इन चिपसेट्स में सीपीयू कोर्स की जो वेरिएशंस है, उस वजह से भी इनकी प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। फॉर एग्जांपल, स्नैपड्रैगन 720G के अंदर हमें 2+6 कोर्स देखने को मिलते हैं। 2 कोर मतलब गोल्ड कोर्स और 6 कोर मतलब एफिशिएंसी कोर। वही आपको स्नैपड्रैगन 765 के अंदर 1+1+6 कोर्स देखने को मिलते हैं। पहला वाला प्राइम कोर, दूसरा वाला गोल्ड कोर, और जो बाकी 6 है वो होगा एफिशिएंसी कोर। अब मैं आपको प्राइम कोर के बारे में बता दूं, ये गोल्ड कोर ही होता है, ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन प्राइम कोर वो है जिसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है। इट्स लाइक यू बीइंग सीईओ हु हैज़ मोर वर्क टू डू, और आपका जो फ्रेंड है जो गोल्ड कोर है वो हो गया सीईओ जिसको कम काम है और उसकी पोजीशन भी थोड़ी कम है, आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा है। इसी तरीके से हम लोग इसे देख सकते हैं। अब जब आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पेक्स के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पे जो आपका चिपसेट है उसके आगे आपको एक रैंडम सा नंबर देखने को मिलता है, उसके आगे गीगाहर्ट्ज़ लिखा होता है, और उसके आगे आपको 1 या 2 नाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहला तो हमेशा क्रायो ही होगा और दूसरा होता है कॉर्टेक्स। अब ये क्यों होता है और ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जो चिपसेट्स है ये मैन्युफैक्चर करती है एक कंपनी है जिसका नाम है आर्म। अब जब आर्म ये चिपसेट्स को मैन्युफैक्चर करती है तो उन्हें एक कोड नेम दिया जाता है, जैसे A710, A510, A55 वगैरह वगैरह, और उसका मेन नाम होता है कॉर्टेक्स। तो कॉलकॉम क्या करती है, कॉलकॉम उसे अपनी तरफ खरीद लेती है और खरीदने के बाद उसमें माइनर से ट्वीक करके उसको और ज़्यादा बूस्ट करके उसका नाम कर देती है क्रायो। अभी जो क्रायो है उसके आगे अगर आपको ब्रैकेट में कॉर्टेक्स लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये कॉर्टेक्स के ऊपर ये क्रायो बेस्ड है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है आर्किटेक्चर। अगर आपने अपनी लाइफ में टेट्रिस खेला है तो आपको पता है कि उस गेम का प्रिंसिपल ये है कि आप अलग अलग डायमेंशन के अलग अलग साइजेस के बॉक्सेस को आपको इस तरीके से जमाना है कि वहाँ पे एक लाइन पूरी कवर हो जाए। वही काम आर्म करती है अपने चिपसेट्स के साथ।
अब एक चिपसेट में जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें एफिशिएंसी लाने के लिए उन्हें किस चीज़ को कहाँ पे उतने से छोटी सी जगह में हम बराबर से पैक कर सकते हैं, इसकी डिज़ाइन को कहा जाता है आर्किटेक्चर। अब जब भी हम हमारे स्मार्टफोन के बारे में पढ़ते हैं तो उसके चिपसेट के आगे लिखा होता है कि ये चिपसेट 14 नैनोमीटर पे बेस्ड है, 13 नैनोमीटर पे बेस्ड है, 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है। अब ये नैनोमीटर होता क्या है? मैं आपको बता दूं कि एक चिपसेट के ऊपर बिलियंस ऑफ बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो स्विच की तरह काम करते हैं। इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर से पास होते हैं तो ये ऑन हो जाते हैं और जब पास हो चुके रहते हैं तो ये हो जाते हैं ऑफ। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास होते हैं तो वो एक गेट के थ्रू पास होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपके पास एक गेट है जो आपके ट्रेडिशनल गेट के जितना ही है तो आपको उसको पार करने के लिए एक कदम काफ़ी है। लेकिन अगर आपका एक दरवाज़ा है जो इससे 5 गुना ज़्यादा मोटा है, 5 गुना ज़्यादा चौड़ा है, तो आपको उसको पार करने के लिए कम से कम 3 या 4 कदम लगेंगे। ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगी? 4 कदम में या 1 कदम में? तो उसी तरीके से ये गेट्स जो है, इसकी जो विड्थ है, इसको हम लोग कहते हैं नैनोमीटर। इसको हम लोग गिनते हैं नैनोमीटर के अंदर। तो एनर्जी का बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल आपको मालूम होगा कि एनर्जी जितने ज़्यादा ट्रैवल करती है उतना ज़्यादा डिसिपेट होती है। तो वही होता है इस केस में भी। जैसे अगर एक 14 नैनोमीटर वाला चिपसेट है तो उसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, हमारे बैटरी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वही अगर एक 4 नैनोमीटर वाला है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फट से पास हो जाता है और वहाँ पे हमें जो देखने को मिलती है बैटरी बैकअप वो एक्सेप्शनल है। फॉर एग्जांपल iPhone 13 Pro Max में 4 नैनोमीटर का जो चिपसेट है उसके अंदर हमें 10 घंटे की बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, हालांकि उसकी बैटरी एमएएच उतना ज़्यादा नहीं है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम हमारे SoC या CPU के बारे में पढ़ते हैं तो उसके आगे एक रैंडम सा नंबर लिखा होता है और उसके आगे लिखा होता है गीगाहर्ट्ज। तो इनका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि 1 हर्ट्ज बोले तो 1 साइकिल, 1 मेगाहर्ट्ज बोले तो 1 मिलियन साइकिल और 1 गीगाहर्ट्ज बोले तो 1 बिलियन साइकिल्स। अब ये साइकिल्स है किस चीज़ के? तो देखिए, जब हम हमारे स्मार्टफोन में इनपुट डालते हैं यानी कि टच करते हैं कोई भी ऐप खोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो एज एन इंफॉर्मेशन पास होती है हमारे ट्रांजिस्टर्स में से और इसका आउटपुट हमें दिखता है हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो ये जितने ज़्यादा बार साइकिल्स कंप्लीट करेगी 1 सेकेंड में उतने ज़्यादा फास्ट हमको आउटपुट देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और अगर आपका स्मार्टफोन या आपका चिपसेट जो है वो 4.1 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है तो यानी वो 4.1 बिलियन साइकिल्स 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज का आपका प्रोसेसर है उतना ज़्यादा फास्ट आपका CPU है, राइट? गलत। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पाइपलाइनिंग का। अगर आप लोगों ने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का कभी इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा कि एक मूवी या फाइल जो आप डाउनलोड कर रहे हो उसको स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक एक बार में डाउनलोड करने के बदले उसके 4 या 5 अलग अलग टुकड़े करके उनको साइमल्टेनियसली डाउनलोड किया जाता है। इसमें एक और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप कोई भी सामान लेने आप डीमार्ट जाते हैं, आप कोई भी मार्ट में जाते हो तो आपके पास अगर 2 या 3 से ज़्यादा थैलियाँ हैं तो आप चक्कर बचाने के लिए एक ही साथ में 3 या 4 थैलियाँ लेके जाते हो। अब वो एफिशिएंट तो नहीं है लेकिन काम आपका हो जाता है। यही 2 कॉन्सेप्ट पाइपलाइनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर बड़ा काम है तो उसके 4 टुकड़े करके 4 साइकिल्स में उसको आगे बढ़ाना, ठीक है? या अगर आपके पास 2 छोटे छोटे काम है तो उन्हें एक ही साइकिल में आगे भेज देना, एक ही ट्रांजिस्टर से आगे भेज देना आपके आउटपुट के लिए। तो यही चीज़ आती है आपके CPU के एफिशिएंसी में। इसीलिए आज से 4-5 साल पहले जो हमारे CPU देखने को मिलते थे PCs के अंदर, उनके अंदर और आज के अंदर गीगाहर्ट्ज सेम ही है, लेकिन डिफरेंस आ जाता है पाइपलाइनिंग टेक्नोलॉजी का और आर्किटेक्चर का। इसीलिए आज के कम गीगाहर्ट्ज वाले CPUs भी पुराने वाले जो CPUs थे जिनमें ज़्यादा गीगाहर्ट्ज था उनको आराम से बीट कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है GPU का, और ये GPU वैसे ही काम करता है जिस तरीके से हमारा PC का GPU काम करता है। इसका पूरा फोकस होता है हमारे जितने भी हम लोग गेम्स खेल रहे हैं या जो भी हम लोग हैवी टास्किंग कर रहे हैं, एडिटिंग वगैरह हमारे स्मार्टफोन के ऊपर, ये सारे जो है इनके जितने भी ग्राफिक्स है उनको रेंडर करने का काम GPU का होता है। जैसे हमारे PC में RTX का, GTX का, NVIDIA का जो ग्राफिक कार्ड होते हैं और जो हमारे AMD के जो रेडियन ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, उसी तरह हमारे स्मार्टफोन्स में भी स्नैपड्रैगन है, उसका GPU होता है एड्रीनो, और जो हमारे जो मीडियाटेक के होते हैं उसके अंदर होते हैं माली के GPU। अब एक फैक्ट बताता हूँ कि जो एड्रीनो है, जो स्नैपड्रैगन का है, वो ATI टेक्नोलॉजीज ने बहुत साल पहले बनाया था और ये एक एनाग्राम है वर्ड रेडियन का, जो AMD के ग्राफिक्स कार्ड का नाम है। अब एक फीचर जो हमारे स्मार्टफोन को हमारे अलग अलग डिवाइसेस जैसे PC हो गया, लैपटॉप हो गया, इनसे अलग करता है, तो वो है हमारा कॉलिंग का फीचर।
अब इसके लिए हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर एक अलग से कंपोनेंट लगा होता है एसओसी के अंदर, जो होता है मॉडेम। अब ये मॉडेम का काम है हमारे वाईफाई की इंटरनेट की स्पीड्स रेगुलेट करना। ये ही हमारे वाईफाई में मैक्सिमम कितनी स्पीड जा सकती है उसको डिफाइन करता है, और हमारे इंटरनेट से हमें कितनी ज़्यादा स्पीड मिलेगी उसको भी डिफाइन करता है। अब इसका एग्जांपल है X55 मॉडेम, जो पहली बार 5G हमारे स्मार्टफोन्स में लेके आया था। अब इसका फ़ायदा ये था कि भले ही हमारे इंडिया में 5G अभी तक आया नहीं है, फिर भी ये मॉडेम में जो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज थी, जो इसमें जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स थे, इसकी वजह से हमें 4G से डबल स्पीड देखने को मिल रही थी। हालांकि हमारे इधर 5G आया नहीं है, फिर भी हमें 4G में एक्स्ट्रा स्पीड देखने को मिली थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक डाउनलोडिंग का स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ। ये मैं PUBG डाउनलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हैं। ये किसी भी नॉर्मल फ़ोन से बहुत ज़्यादा है। अब जो इस लिस्ट में हमारा आखिरी कंपोनेंट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है DSP, यानी कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। अब ये जो DSP है वो हमारे एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकता है। और जब भी हम कॉल पे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको मॉडेम केस में बताया कि हमको मॉडेम जो है वो कैपेबिलिटीज़ देता है लोगों से बात करने की, और वही हमारे कॉलिंग और इंटरनेट और वाईफाई के फीचर्स के लिए जिम्मेदार है। तो उसके लिए हमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो पूरा काम है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का। ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या हमारे कॉल्स को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जितने भी सिग्नल प्रोसेसिंग से जुड़े हमारे काम है वो सारा ये DSP हमें करके देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एसओसी का, और इसके बिना हम लोग कोई भी, अगर हमें व्हाट्सएप पे फोटो आ रही है वगैरह, हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय।